हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे आकाशीय पिंड के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, तारे के जीवन चक्र के बारे में, और साथ ही साथ सूर्य और सूर्य से रिलेटेड जो यानी कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, और ग्रहों के बारे में यानी जो हमारे प्लैनेट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, पहले ही हमने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है जिसमें हमने आपको बताया था जो 10 डेज़ का क्लास शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड। तो ये है हमारा डे 1 यानी कि क्लास 1 वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड। इसके बाद हम इंडियन जियोग्राफी को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा इंट्रो वाला तो वो देखें, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल सके किस प्रकार से हम वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और ये जो हमारे टॉपिक हैं यानी 2 दिन हम पढ़ने वाले हैं कॉस्मोलॉजी को। तो ये सभी हमारे टॉपिक जो रिलेटेड हैं ये रिलेटेड हैं कॉस्मोलॉजी से यानी ब्रह्मांड विज्ञान से। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा अंतरिक्ष है, स्पेस है, उनसे रिलेटेड ही टॉपिक हम यहाँ पर 2 दिन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है जो हमारा ब्रह्मांड है क्या है, अनंत है, बहुत सारी आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं। और एक आकाशगंगा में बहुत सारे यानी अनगिनत तारे हैं, और उन्हीं तारों में एक है सूर्य, और जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, आकाशीय पिंड हैं, वो किन्हें कहते हैं। तो देखिए, आकाश में मौजूद जो सभी पिंडों को क्या कहते हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं। यानी इन्हें ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो आकाश में अगर कोई भी पिंड मौजूद है उसे हम क्या कहेंगे, आकाशीय पिंड। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे तारे हो गए, स्टार हो गए, ग्रह हो गए, यानी कि प्लैनेट हो गए, क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं, और उपग्रह हो गए जिन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये आकाशीय पिंड की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ये सभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, जब इनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। फिर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत है। तो एक सिद्धांत आता है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कभी भी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो कौन सा है, तो ये है बिग बैंग का सिद्धांत। ऐसा माना जाता है कि 13.8 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसका विस्तार दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। और यह जो सिद्धांत है किसने दिया था, हब्बल और जॉर्ज लेमेंटर। तो 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है, हब्बल और जॉर्ज लेमेंटर ने ही सिद्धांत दिया था बिग बैंग का। और 13.8 मिलियन साल बाद वर्तमान के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यानी 13.8 मिलियन साल पहले निर्माण होना शुरू हुआ था ब्रह्मांड को, और ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और वर्तमान का जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण 13.8 मिलियन साल बाद हुआ। फिर आगे आता है आकाशगंगा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें है तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो देखिए, पूरे जो आकाशगंगा का जो समूह है, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड हैं, इन सभी का जो मिला जुला स्वरूप है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, कॉस्मॉस कहते हैं। और जो तारों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। यानी कि आकाशगंगा उसे हम कहा जाता है। तो कोई अगर आकाशगंगा है तो उसमें क्या होंगे, उसमें बहुत सारे प्लैनेट होंगे, तारे होंगे। सॉरी, प्लैनेट मीन्स तो ग्रह होता है। स्टार होंगे बहुत सारे, यानी कि तारे होंगे। और तारों के बारे में आपको स्पेशल जो बातें हैं वो याद रखनी है कि तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। जो ग्रह हैं वो तो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उपग्रह भी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, लेकिन तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्टार होते हैं। तो तारों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आकाशगंगा यानी कि इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, और हिंदी में उनसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और हमारी जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। तो इंग्लिश नाम ही यहाँ पर ज़्यादा प्रचलन में रहता है, दुग्ध मेखला हम कम सुनते हैं। जो मिल्की वे है वो क्या है, वो हमारी आकाशगंगा, यानी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, सूर्य स्थित है। तो सूर्य का अपना एक सौर मंडल है जिसमें पृथ्वी ग्रह स्थित है, जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये जो भाई ये यानी सूर्य के सौर मंडल में स्थित है, और सूर्य हमारा जो जिस आकाशगंगा में स्थित है वो है मिल्की वे। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, और सूर्य इसी आकाशगंगा में स्थित है, इसी मिल्की वे में स्थित है। और सूर्य से जो सबसे नज़दीक तारा है वो कौन सा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी एक ऐसा तारा है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो देखिए, सूर्य के अलावा और भी बहुत सारे तारे मिल्की वे में होंगे, लेकिन जो सबसे नज़दीक तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा
तो देखिए आकाशगंगा में यानी मिल्की वे में ही बहुत सारे तारे होंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा तारा है वो है डॉग स्टार। तो डॉग स्टार को सबसे बड़ा तारा कहा जाता है। और हमारी आकाशगंगा के नज़दीक जो आकाशगंगा है वो कौन सी है? जैसे मान लीजिए ये हमारी आकाशगंगा हुई, तो यहाँ पर एक दूसरी आकाशगंगा होगी, उसमें भी अपने अलग अलग बहुत सारे तारे होंगे। और हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे है, इसमें सूर्य हैं और सूर्य के अलावा भी और सारे तारे हैं, जैसे डॉग स्टार है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और हमारी आकाशगंगा के जो नज़दीक आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा मिल्की वे के सबसे नज़दीक आकाशगंगा है। और चलिए अब देख लेते हैं मिल्की वे। तो ये आप देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। इसमें सभी जो तारे हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, सभी तारे मौजूद हैं। तो ये एक आकाशगंगा होती है, उसमें बहुत सारे तारे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे आगे के टॉपिक हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हम एक लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, यानी एक तारे की जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए तारे का जो जन्म होता है वो किससे होता है? वो होता है नेबुला से। तो स्टेलर नेबुला, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या होगा? एक तारे का जन्म होगा। फिर तारा क्या होगा? तारा एक मैसिव स्टार बनेगा। उसके बाद इसमें क्या होती है? हीलियम की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, और हीलियम की मात्रा जब बढ़ती जाएगी तो ये बन जाता है एक रक्तदानव, यानी कि रेड जाइंट बन जाता है। फिर प्लैनेटरी नेबुला बनता है, और फिर ये वाइट डॉर्फ बन जाता है। तो वाइट डॉर्फ भी इससे रिलेटेड, तारे से रिलेटेड ही ये कॉन्सेप्ट होता है, यानी वाइट डॉर्फ में पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। और एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें ये मैसी स्टार बनता है, फिर रेड सुपर जाइंट बनता है, उसके बाद सुपरनोवा। सुपरनोवा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं विस्फोटी तारे को। यानी इस तारे में क्या होता है? एक विस्फोट होता है, उसके बाद सुपरनोवा बनता है। तो सुपरनोवा एक किसे कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं इस तारे में विस्फोट को। और फिर इससे आपका न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं वो इसी से बनता है। यानी ब्लैक होल का जो निर्माण है वो आपका इसी तारे की विस्फोट से ही बनता है, सुपरनोवा से ही उसका निर्माण होता है। तो ये एक लाइफ साइकिल होती है एक स्टार की। ये जो जितने भी नाम हैं आपको याद रखने, ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक तारे का जो जन्म है वो आपका किस प्रकार से होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और एकमात्र तारा क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है। तो देखिए अलग अलग आपको याद रखना है कौन क्या है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हो। फिर सूर्य की परतें हैं। अब सूर्य है तो सूर्य की कई सारी परतें होंगी, जिसमें सबसे पहले आता है सेंटर। और सेंटर का मतलब ही होता है केंद्र, यानी बिल्कुल सेंटर, केंद्र की बात की जा रही है। देखिए जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है सेंटर में, और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसमें ऊर्जा बराबर आपको मिलती रहेगी, और हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर पाया जाता है सूर्य में, और उसी से नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है वो हमको देखने को मिलती है। और जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यहाँ का जो तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का ताप सूर्य के सेंटर में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर है प्रकाश मंडल, यानी कि फोटोस्फीयर की अगर हम बात करें, ये वो भाग है जो हमें दिखाई देता है। जब आप सूर्य देखते हैं तो जो हमें भाग दिखाई देता है वो है प्रकाश मंडल, हमें सेंटर उसका दिखाई नहीं देता। तो जो भाग हमें दिखाई देता है उसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है प्रकाश मंडल का, यानी वो भाग जो हम यहाँ से देखते हैं, अपनी पृथ्वी से देखते हैं जो भाग, वो हमें दिखाई देता है, वो भाग है प्रकाश मंडल। फिर आगे आते हैं, तो अगला जो भाग है वो आता है वर्णमंडल। वर्णमंडल को हम क्या कहते हैं? वर्णमंडल को हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। तो क्रोमोस्फीयर होता है सूर्य का वायुमंडल होता है बेसिकली ये, जिसमें आपका हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% और अदर जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं 3%, और ये होता है क्रोमोस्फीयर। फिर आता है किरीट, या इस इंग्लिश में जिसे हम कोरोना कहते हैं। इसे आप कोरोना वायरस ना समझिए, कोरोना है जो सूर्य की क्या होती है? बाहरी परत होती है, यानी किरीट जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कोरोना इंग्लिश में। सूर्य की बाहरी परत होती है, डायमंड रिंग के रूप में केवल ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा जब ग्रहण होता है तो बीच में क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, और बाहर की ओर एक जो बाहरी परत है वो आपको दिखाई पड़ती है काफ़ी चमकीली, वही है आपका कोरोना। तो ये डायमंड रिंग के रूप में हो जाती है, शेप में हो जाती है, और ये क्या करती है? एक्स किरणें उत्सर्जित करती है, यानी जो सूर्य की बाहरी परत है। और इसीलिए कहा जाता है जो सूर्य ग्रहण आपको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक्स रेज क्या है? आपकी आंखों के लिए काफ़ी
हार्मफुल हो जाती हैं इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं इमेज में भी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सेंटर यानी कि कोर जोन, और यहाँ पर रेडिएशन भी काफ़ी हाई होता है, तो इसीलिए इसे रेडिएशन जोन भी कहा जाता है। फिर है आपका फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। तो ये देखिए जो येलो वाला पार्ट है यही हमको यहाँ से दिखाई पड़ता है। और उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर यानी कि जो वर्णमंडल है, जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सभी आपका यहाँ पर पाया जाता है। फिर ऊपर आता है सबसे रेड में, ये है आपका कोरोना यानी कि ये है बाहरी परत। तो ये आपकी होती है बाहरी परत, कोरोना या क्रीड जिसे हम कहते हैं। तो रेड के अलावा जितना भी ये पार्ट है ये आपका क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है सूर्य ग्रहण के समय, और ऊपर वाली परत ही यानी कोरोना वाली लेयर जो है वही केवल हमको दिखाई देती है। फिर सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी में पहुंचता है कितनी देर में पहुंचता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड। ये आपको टाइम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका अपसौर उपसौर का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जो पृथ्वी की कक्षा है क्या है, दीर्घवृत्ताकार है, इसलिए जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है ये हमेशा समान नहीं रहती, यानी बदलती रहती है, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार की कक्षा है, ये है आपकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा इस वजह से जो उनके बीच की दूरी है कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो उसी घटना को क्या कहते हैं, अपसौर और उपसौर की घटना कहा जाता है। तो सबसे पहले आती है यहाँ पर जनवरी पेरीहिलियन। पेरीहिलियन किसे कहते हैं, तो पेरीहिलियन हम यहाँ पर कहते हैं उपसौर की घटना। और उपसौर की घटना में जो सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी होती है वो होती है सबसे कम। तो सबसे कम दूरी कब होगी, उपसौर की स्थिति में। उप माने वैसे भी छोटा होता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उपसौर होगा तब सबसे कम दूरी होगी। और सबसे कम दूरी कब होगी, तो ये जो डेट होती है ये है आपकी 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को यानी सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, सबसे कम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच। और इस घटना को हम पेरीहिलियन कहते हैं, उपसौर की घटना कहते हैं, जिसमें इनके बीच की जो दूरी होती है 147.1 मिलियन किलोमीटर होती है, या इसे ही हम 14.7 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। और फिर बात आती है यहाँ पर जुलाई, जिसमें होता है एपीहिलियन यानी कि अपसौर। अप माने क्या होता है, बढ़ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपसौर में दूरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर दूरी सबसे ज़्यादा अधिकतम होती है, और ये कब होती है, ये होती है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, यानी 152.1 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है सूर्य की पृथ्वी से। और इस घटना को हम अपसौर की घटना कहते हैं। तो अपसौर उपसौर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, जिसे पेरीहिलियन एपीहिलियन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हम प्लैनेट के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये है सूर्य का सौर मंडल, जिसमें सभी ग्रह हैं, फिर इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है मरकरी। तो मरकरी ग्रह आ गया, फिर आ गया वीनस, फिर है आपका अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, और उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पर प्लूटो दिया हुआ है, जिसे अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो टोटल हमारे कितने ग्रह हैं, टोटल हमारे 8 ग्रह हैं। और इसमें से जो 4 हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, स्थल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थल पाया जाता है। लेकिन ये जो आगे वाले 4 ग्रह हैं आपके, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून यानी अरुण और वरुण, ये कैसे हैं, ये हैं आपके गैसीय ग्रह, और इन्हें हम वाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इन्हें वाह्य ग्रह कहा जाता है, गैसीय ग्रह कहा जाता है, ये जो 4 ग्रह हैं। और पहले वाले जो 4 ग्रह हैं इन्हें स्थल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसमें बात करें तो इसके बीच में यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, और इसे हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट पाई जाती है, और इसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, सौरमंडल हो गया। अब सभी ग्रहों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है बुध ग्रह। तो क्रम से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है बुध ग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं, मरकरी, और सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। उसके अलावा वायुमंडल और उपग्रह दोनों ही इसके नहीं पाए जाते, यानी कोई भी इसका सैटेलाइट नहीं है, और साथ ही साथ इसका एटमॉस्फेयर भी नहीं है।
और दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वायुमंडल है नहीं तो दिन का जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी दिन में लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है और रात में माइनस का 200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ का चला जाता है। और इसीलिए सबसे गर्म ग्रह नहीं है, बल्कि यहाँ पर दिन तो गर्म होते हैं लेकिन रातें पूरी तरीके से ठंडी होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं रेगिस्तान वाले इलाके में दिन वहाँ पर काफ़ी गर्म होंगे और रातें काफ़ी ज़्यादा ठंडी होंगी। तो यहाँ पर तापांतर है जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है बुध ग्रह में। तो इसके रिलेटेड इतने ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। और वीनस क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। तो पीछे हमने आपको बताया क्योंकि यहाँ बुध ग्रह में वायुमंडल पाया नहीं जाता तो रात का जो तापमान है माइनस में चला जाता है, इसीलिए वो सबसे गर्म ग्रह नहीं है। लेकिन जो कि शुक्र ग्रह है इसमें दिन और रात में जो टेम्परेचर है ये हमेशा हाई ही रहता है, 400 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है और इसीलिए यहाँ पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। और ऐसा कहा भी जाता है, वैज्ञानिकों ने जैसा शोध किया तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी के हालात अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो शुक्र ग्रह जैसे हो जाएंगे, यानी जीवन वहाँ पर भी संभव नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र ग्रह में CO2 का वायुमंडल पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर CO2 काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है शुक्र ग्रह की। अगर हम बात करें तो CO2 का वायुमंडल होने का मतलब है क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसलिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो इंसोलेशन है, सूर्य का प्रकाश है, उसे बाहर नहीं जाने देती और अंदर का जो तापमान है यानी जो ग्रह का तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से ये सबसे गर्म ग्रह है और यहाँ पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। और इस यहाँ पर पृथ्वी की बहन इसे कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये दिखाई देता है हमारी पृथ्वी से। फिर आदि नामों से जाना जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के नज़दीक भी है। और यहाँ पर जो सूर्योदय है ये पश्चिम से होता है। पश्चिम से सूर्योदय होने का क्या मतलब है, जैसे कि हम अपनी पृथ्वी में देखते हैं तो यहाँ पर जो सूर्योदय है ये कहाँ से होता है, पूर्व से होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी के उल्टा गति में ये क्या करता है, विपरीत रोटेशन करता है शुक्र ग्रह, और इसीलिए यहाँ पर पश्चिम में सूर्योदय होता है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे हम आएंगे तो पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। देखिए पृथ्वी ग्रह को हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट आपसे पूछे नहीं जाते। उसका एक उपग्रह है मून, चंद्रमा, जो कि आप बचपन से जानते हैं, तो उसको आपको याद रखना है। और पृथ्वी में ही जीवन संभव है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बस इतने से ही फैक्ट हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। फिर आता है मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह में इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ इसका रंग क्या है, रेड है, इसीलिए रेड प्लैनेट कहा जाता है। और यहाँ पर जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम है, और वैसे तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम है, लेकिन जलवाष्प में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमको मिल सकती है, तो जीवन की संभावना यहाँ पर हो सकती है। और इसीलिए कई सारे जो मिशन हैं मंगल पर चलाए जा रहे हैं कि हमको यहाँ पर जीवन की संभावना हम पैदा कर सकें। और भारत के द्वारा भी मिशन 2014 में भेजा गया था मंगल ग्रह में। और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो फोबोस डिमोस दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की क्या पाई जाती है, एक पेटी पाई जाती है, एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पर जब हमने सौर मंडल आपको बताया था तो वहाँ पर हमने बताया था मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉयड की बेल्ट पाई जाती है। अगला है यहाँ पर बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर। तो जुपिटर क्या है, ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी लार्जेस्ट अगर प्लैनेट की बात करें तो वो कौन सा है, वो है हमारा बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर। और इसे गैसीय दानव कहा जाता है। यहाँ से जो आपके प्लैनेट शुरू होते हैं सभी में जो गैसीय है, यानी सभी ग्रह कैसे हैं, गैसीय हैं, यानी यहाँ पर स्थल का आपको अभाव देखने को मिलता है। फिर सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, वो हैं सबसे बड़े ग्रह के, और इनकी संख्या है 94। तो पहले शनि ग्रह के उपग्रह ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन बृहस्पति ग्रह के भी अब उपग्रह शनि से ज़्यादा हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह भी है, सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं उपग्रह हैं वो भी बृहस्पति ग्रह के ही हैं। फिर आता है शनि ग्रह यानी कि सैटर्न, और इसमें गैसों की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है, और उपग्रह कितने हैं, 82 हैं, और सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसे है, उसका नाम है टाइटन। तो टाइटन आपको यहाँ पर याद रखना, सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो उसका क्या नाम है, वो है टाइटन।
फिर आगे आएंगे तो फिर है अरुण ग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, और यहाँ पर भी पश्चिम से सूर्योदय होता है। तो दो ग्रह हमारे ऐसे हैं, शुक्र और अरुण। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पश्चिम से सूर्योदय होता है, बाकी जगह पूर्व से सूर्योदय होता है। और सबसे बड़ा उपग्रह इसका क्या है, टिटानिया है, और हरे रंग का ये दिखाई देता है, यानी इसका जो रंग है वो कैसा होता है, हरा होता है अरुण ग्रह का रंग। फिर है वरुण ग्रह, और वरुण ग्रह सबसे दूर और सबसे ठंडा ग्रह है। तो जैसा कि सबसे दूर होगा तो सबसे ठंडा होगा, जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो गर्म होगा। लेकिन वहाँ पर अपवाद है कि बुध ग्रह सबसे नज़दीक होते हुए भी गर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। फिर है इसकी खोज जोहान गाले ने की थी, तो इन्होंने ही खोज की थी वरुण ग्रह की। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टिटेनियम। तो देखिए मिलते जुलते नाम है तीनों के, लेकिन आपको याद रखना है, जो अरुण ग्रह का उपग्रह है उसका नाम है टिटेनिया, वरुण ग्रह का टिटेनियम, और जो पीछे हमने पढ़ा शनि ग्रह का, पीछे जो हमने शनि ग्रह का पढ़ा उसका है टाइटन। तो शनि ग्रह का है टाइटन, अरुण का उपग्रह है टिटानिया, और वरुण का टिटेनियम। तो नाम मिलते जुलते हैं लेकिन ग्रह आपके अलग अलग हैं, यानी उपग्रह अलग अलग हैं। तो ये हमारे आज के जो टॉपिक थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनमें आकाशीय पिंड, आकाशगंगा और तारे की क्या लाइफ साइकिल होती है, सूर्य के बारे में हमने पढ़ा, और भी जो हमारे प्लैनेट हैं सौर मंडल में उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।